यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बौरी। इससे पहले की क्लास में हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पूरा चैप्टर कवर किया था। यहाँ पर हमने समझा था कि कौन से क्षेत्रों को आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत रखते हैं और कौन से क्षेत्रों को आप हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में काउंट करते हैं। भारत के मेजर बायो जियोग्राफिक जो डिविजन्स हैं ये कौन कौन से हैं और एक एक के बारे में हमने डिटेल में एनालाइज किया था। जो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में मैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली कंजर्वेशन का मतलब क्या है ये आप बात जानना। जब मैं आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता रहा था तो वहां पर मैंने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में आपको बताया था कि इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये दो प्रकार के कंजर्वेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी स्पीसी को उसी के एरिया में प्रोटेक्ट करना, और एक्स सीटू का मतलब होता है कि संबंधित स्पीसीज को उसके एरिया से या फिर उसके जो नेटिव प्लेस है इससे बाहर जाकर एंडेमिक स्थान से जहां की वो रहने वाली है वहां से बाहर ले जाकर प्रोटेक्ट करना। इसके लिए जो एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल था ये था रेड पांडा, कि एक्स सीटू के अंतर्गत भी काउंट किया जाता है और ये इन सीटू के अंतर्गत भी काउंट किया जाता है, बिकॉज कि इसका जो प्रोटेक्शन है ये एक्चुअली में वेस्ट बंगाल में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, एज वेल एज जो ईस्टर्न हिमालय है वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आज का जो टॉपिक है ये प्रोटेक्टेड एरिया है। लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर हो चुके हैं। इन लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक, बिकॉज ये पूरे के पूरे लेक्चर आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर, आप जाकर देख सकते हैं। ये ट्रेडिशनल टॉपिक हैं। जो नॉन ट्रेडिशनल टॉपिक है उनको आने वाले समय में कवर कराऊंगा। बस आपको करना यह है कि यदि आपको ये पूरे के पूरे लेक्चर पसंद आ रहे हो और वाकई में आपके लिए ये सीरीज यूजफुल हो रही हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि मैं और भी ज़्यादा एफर्ट के साथ और भी ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाऊँ, आप तक डिलीवर कर पाऊँ। बिकॉज कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि आप कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं यहाँ पर जो कंटेंट है ये देने का प्रयास करूँगा। बट यदि मान लीजिए यहाँ पर जो व्यूज हैं या फिर यूं कहा जाए कि जो रिस्पांस है यदि उतना अच्छा नहीं आता है तो फिर उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि भाई यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम नजदीक आ रहा है। इससे पहले 26 तारीख को आपको ध्यान होगा कि जो हरियाणा पीसीएस का एग्जाम है ये हुआ है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो और यदि मेंटोरशिप की आपको जरूरत लगे तो आप इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चाणक्य आईएएस एकेडमी टीम का नंबर है 8264199959। ये दिया हुआ कांटेक्ट नंबर, यहाँ पर आप आराम से कांटेक्ट करें और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व आप कर सकते हैं। नाउ देखिएगा सबसे पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि ये प्रोटेक्टेड एरिया होते क्या है, ये क्वेश्चन आता है। यदि एक प्रोटेक्टेड एरिया की हम बात करें तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है ये खतरे में देखने के लिए मिले। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको एनवायरमेंट के बारे में बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। और यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई एक ऐसी प्लेस जहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में आपको इंटरेक्शन देखने के लिए मिले, इंटरकनेक्शन देखने के लिए मिले, इसको आप एनवायरमेंट का, इसी को आप बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी दैट मीन्स जहां पर जीवों की विविधता आपको देखने के लिए मिलती है, इसको बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। सो यहां पर याद रखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो यहीं से मैंने एक कंसेप्ट निकाला था और ये जो कंसेप्ट था ये क्या था, ये था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। और ये जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है ठीक है, इसके लिए किया जाता है बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया को डिफाइन। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब याद रखिएगा एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जिसको लीगली प्रोटेक्शन दिया गया हो, लीगली प्रोटेक्ट किया गया हो वहां की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए और वहां के इकोसिस्टम को बचाने के लिए। ये एक प्रकार का नेचुरल हेरिटेज होता है। क्या मतलब है इसका कि भाई आप देखोगे कि यदि मान लीजिए किसी भी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है, दैट मीन्स कि उस एरिया को सरकार के द्वारा संरक्षण की प्राप्त है। हो सकता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी इसको प्रोटेक्ट करती हूं। जैसे कि यदि मेन फीचर्स की हम बात करेंगे तो यहां से आपको क्लियर होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये काउंट किया जाता है। यहां पर तमाम प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये
रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी या तो नहीं कर सकते, और नहीं तो यदि आपको परमिशन होगी भी तो इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। या तो ये गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी लोकल कम्युनिटी के द्वारा ये मैनेज्ड होती है। आईयूसीएन की गाइडलाइन यहाँ पर फॉलो की जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईयूसीएन? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दैट मीन्स नेचर यानी कि प्रकृति को बचाने के लिए जो नियम कानून कायदे तय किए जाते हैं वो एक इंटरनेशनल यूनियन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसको नाम दिया जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन शॉर्ट आईयूसीएन। जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इस आईयूसीएन के बारे में डिस्कस करूंगा। यहां पर याद रखिएगा कि यदि हम इंडिया में बात करें तो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ protected area. The first one is national park, sanctuary, biosphere reserve, conservation reserve, and the fifth one is community reserve. There are 5 types of क्या जो protected area है वो। अब ये जो 5 प्रकार के protected area हैं इनमें अंतर क्या है, यानी कि नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है, जो सेंचुरीज होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, और सबसे बड़ी बात कि ये कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहां पर मैंने जो समझाया है उसी को एक प्रकार से लिख भी दिया है। यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। साथ ही साथ यदि आपको ऑर्गेनाइजेशन के टेलीग्राम हैंडल से ज्वाइन होना है जहां पर आपको तमाम प्रकार की जो अदर अपडेट्स हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है सिविल्स विद आकाश। और ये सेम नाम आप देखेंगे कि हमारी यूट्यूब हैंडल का भी है। तो एज इट इज नाम जब आप टेलीग्राम चैनल पर या फिर टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार के बैच से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, फर्दर किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो इस नंबर पर फ्री होकर बिल्कुल आप आराम से कॉल कर सकते हैं। ना लगे तो आगे 0 लगा लेना। किसी भी एरिया को कंजर्व करने की मेन जरूरत इसलिए पड़ती है कि बिकॉज एक तो वो थ्रेट की कंडीशन में है, यानी कि खतरे में होता है। वहां की जो स्पीसीज हैं ये कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती रहती हैं, तो वहां पर जो कंजर्वेशन एक्शन है ये लिया जाना होता है, जिससे आपको इसके आउटकम्स देखने के लिए मिले। एक और जरूरत ये है कि भाई इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री है। पूरे इंडिया में यदि आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड की 7 to 8% बायोडाइवर्सिटी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। दैट इज वाई अकेला यदि हम लैंड एरिया की बात करें तो ये 2.4 एरिया को कवर करती है। इसीलिए यहां पर एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें। और इसका एक और मेन कारण है कि भाई बायोडाइवर्सिटी में ये कंजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है बिकॉज ऑफ कि जैसे जैसे आप सीरियस जो ग्लोबल क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज है ना, जो ओजोन डिप्लीशन है, ये तमाम प्रकार की जो प्रोसेस है ये आप देख रहे हैं, इसके कारण और साथ में कई ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या फिर जो मानव जनित क्रियाकलाप हैं उनके कारण भी पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, एक्चुअली में इसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। सो याद रखिएगा कि ये जितनी भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं या फिर जितने भी हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज है ना, ये कम्युनिटी एरियाज की जितनी भी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली में ये सभी एक कानून के अंतर्गत आती हैं और इसको नाम दिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और 1972 में एक्चुअली ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को अचानक से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ गई? इससे पहले तो जरूरत नहीं पड़ी थी। 1972 में ही अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि इंडिया को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत आन पड़ी? बिकॉज याद रखिएगा मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि एक्चुअली में एक जो मंत्रणा है ये पहले से रही थी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसमें किसी भी प्रकार का चेंज पॉसिबल नहीं है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार के जो चेंजेस हैं ये किए जा सकते हैं। यदि इस मेंटेलिटी में कभी परिवर्तन आपको देखने के लिए मिला तो ये समय था 1960 से लेकर 1970 के बीच का। बिकॉज कि इस समय वर्ल्ड को मालूम चला कि एक्चुअली में नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस पॉसिबल हैं और ये चेंजेस हो रहे हैं, और यदि इन चेंजेस को नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में ये जो चेंजेस हैं ये और भी ज्यादा डिजास्टरेबल फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेंगे। दैट इज वाई 1972 में आप देखेंगे कि पहला कॉन्फ्रेंस होता है बाय द नेम ऑफ, इसको कहा जाता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन था इसमें पहली बार पूरे वर्ल्ड का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि भाई अब आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए
विभिन्न प्रकार के लॉज बनाएं और अपने अपने देश में आप इसके प्रति जागरूकता फैलाएं, ताकि आपकी जनता भी इस मुद्दे के प्रति जागरूक हो सके और आने वाले टाइम में इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं इनको कम किया जा सके। दैट इज वाई आप देखेंगे कि इंडिया ने अपना प्रयास दिखाते हुए 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाम कहां से आया, यह भी बात आती है। सो वाइल्ड लाइफ का मतलब है कि जो वन्य जीव हैं इनको बचाया जाए। तो वन्य जीवों का की हानि हो रही है, इनका डिग्रेडेशन हो रहा है, इनकी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है ये हो रही है। क्या इसके बारे में मालूम चल गया था? डायरेक्टली नहीं, बट हाँ इनडायरेक्टली मैं जरूर बोलूंगा, बिकॉज कि एनवायरमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, तो ये बायोडाइवर्सिटी। सो हमको मालूम था कि एनवायरमेंट लॉस कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक मेन कारण बनेगा। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि जंगलों में जो जीव या फिर जनजाति या प्रजाति है, इसको बचाने को लेकर एक कानून लाया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यदि आप देखोगे तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही जो नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, ये बसाए जाते हैं। यहां पर ये लीगल बेसिस पर इनका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। यहां पर जो हंटिंग है ये पूरी तरह से बैन होती है। जस्ट अ सेकेंड, यानी कि जो हंटिंग है, जो शिकार है, ये पूरी तरह से बैन होते हैं। यहां पर स्केड्यूल 1 से लेकर 4 तक आप देखोगे कि एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है उनके प्रोटेक्शन कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसी के द्वारा बनाई गई है, जिसके द्वारा आप देखोगे कि टाइगर प्रोजेक्ट फिर बाद में आपको सुनने के लिए आएगा। 2002 में इसका अमेंडमेंट करके जो कंजर्वेशन रिजर्व और साथ में कम्युनिटी रिजर्व है, इन दोनों की अवधारणा भी इसमें समाहित की गई। नहीं तो इसके द्वारा बस नेशनल पार्क और साथ में सेंचुरीज को शामिल किया जाता था, इन्हीं को लीगलीफाई किया गया था। बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेंडमेंट किया गया 2002 में, और कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व भी इसमें एड ऑन किए गए। यदि शेड्यूल 1 की हम बात करते हैं तो ये हाईएस्ट प्रोटेक्शन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। इसमें टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, स्नो लेपर्ड है, राइनो है, ये स्पीसीज काउंट की जाती हैं शेड्यूल 1 में। बाकी अदर जो हैं वो शेड्यूल 2 में काउंट की जाएंगी। और ये जो स्पीसीज हैं एक्चुअली में याद रखिएगा कि इनको आप क्या नाम देते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है की स्टोन स्पीसीज का। यानी कि शेड्यूल 1 में वो स्पीसीज काउंट की जाती हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन स्पीसीज के बिना जो हमारा एनवायरमेंट है ये ओवरऑल फॉर्म में, कैसे ओवरऑल फॉर्म में खतरे में हो सकता है। दैट इज व्हाई इन स्पीसीज को यहां पर ध्यान रखा जाता है। यदि वाइल्ड लाइफ से संबंधित और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन से संबंधित मैं 2 महत्वपूर्ण कानूनों की बात करता हूं, तो यहां पर 2 महत्वपूर्ण कानून आपको देखने के लिए मिलेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड द सेकंड वन इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये 2 एक्ट हैं। द फर्स्ट वन कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 हमसे क्या कहता है, याद रखिएगा, ये बोलता है कि जितने भी नॉन फॉरेस्ट एरिया हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन फॉरेस्ट एरिया, यानी कि जिनका यूज या फिर जिनका पर्पस उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये केंद्र सरकार की अनुमति के बिना उपयोग नहीं किए जा सकते। यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस इज नॉट अलाउड विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने देखा होगा कि कई एरिया में जो वृक्षों की कटिंग है, जो प्लांट की कटिंग है, या फिर जहां पर वृक्ष आपके आसपास के एरिया में होंगे, तो देखना कभी ना कभी आपने ये डिस्प्यूट जरूर सुना होगा कि पेड़ एक व्यक्ति काट रहा था और उस पर वन विभाग ने या फिर पुलिस विभाग ने कार्रवाई कर दी। क्यों भाई? वो अपने घर के सामने लगा हुआ पेड़ काट रहा है या फिर किसी पेड़ से उसको दिक्कत है वो कट कर रहा है। तो यहां पर पुलिस प्रशासन या फिर जो वन प्रशासन है ये किस प्रकार से कार्रवाई कर सकता है? बिकॉज याद रखिएगा कि पेड़ों के साथ किसी भी प्रकार के ऐसे व्यवहार के लिए, यानी कि पेड़ों को कट करने के लिए, हम यहां पर एक वर्ड लेते हैं डिफॉरेस्टेशन के लिए, आपको एक्चुअली में परमिशन की जरूरत होती है। विदाउट एनी परमिशन आप उस वृक्ष को कट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? इसके लिए एक कानून है। सो यहां पर याद रखिएगा कि ये फॉरेस्ट एरिया के लिए बात हो रही है, फॉरेस्ट एरिया के लिए। सो यहां पर द की लॉ ऑफ कर्ब डिफॉरेस्टेशन से संबंधित या फिर डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ये एक महत्वपूर्ण लॉ है। साथ में जितने भी रेलवेज हैं, हाईवेज हैं, ठीक है, और जितने भी चीजें हैं वहां पर, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, रेलवे, हाईवे, माइनिंग प्रोजेक्ट, इनके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस इज मैंडेटरी। मतलब कि इनके लिए जो
क्या बोलते हैं उसको, जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन की परमिशन दी जा सकती है। एक और है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। याद रखना 1984 में एक ट्रेजेडी होती है जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम दिया जाता है, और इसके कारण एक प्रकार से आप देखोगे कि एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन सामने आया और सभी पर्यावरण कानूनों का यह समन्वय करता है। यहां पर जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है इसका ये आधार है। बात समझ में आई, बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। और यहां याद रखिएगा केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए यह बहुत व्यापक अधिकार देता है, यानी कि गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रॉड पावर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। समझ में आया? नाउ ये दो कानून हैं जो कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। यहां पर हमने 4 लॉज की बात की है, 4 एक्ट की बात की। तो यहां पर सबसे पहले याद रखना 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, ये फाउंडेशन बना वाइल्ड लाइफ लॉज की। 1980 में आप देखेंगे कि ये FCA आता है, दैट मींस प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, इसको नाम दिया जाता है। ठीक, सॉरी, ये इसको कहा जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये जो फॉरेस्ट लैंड होता है उसके प्रोटेक्शन का ये आधार बनता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है और इसको कहा जाता है अम्ब्रेला एनवायरमेंटल लॉज। 2002 से 2006 के बीच में आप देखेंगे कि और भी कई प्रकार के रिफॉर्म होते हैं, बिकॉज कि इन तीनों में कई प्रकार के अमेंडमेंट किए जाते हैं, कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंड साथ में जो ट्राइबल राइट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो द ट्रायंगल ऑफ दीज 3 लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन UPSC देयर differences, provisions and limitations are extremely important for मेंस पर्पस। यहां पर आप नाम याद रखिएगा। बाकी किसके अंतर्गत नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो स्थापना है ये आपको देखने के लिए मिलेगी। ये तमाम प्रकार की जो नॉर्मल सी चीजें हैं ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी आगे आना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की यदि आप बात करेंगे तो यहां याद रखो सबसे पहले, अब मैं एक एक चीज के बारे में, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, इनके बारे में बात कर रहा हूं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यदि बात करोगे तो इसकी एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होती है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरिया होता है जहां पर जानवर और साथ में पक्षियों का जो संरक्षण है ये इनको दिया तो जाता है, लेकिन कुछ मानवीय गतिविधियां यहां पर सीमित रूप से परमिटेड होती हैं, सीमित लिमिटेड होती हैं, बट हाँ होती जरूर है। नेशनल पार्क में ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां पर किसी प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट होंगी। So wildlife sanctuary is an area where animal and birds are protected, but some human activities are limitedly permitted. यानी कि लिमिट में यहां पर परमिशन दी जाएगी। द सेकेंड वन इज, इसके की एग्जाम्पल है जैसे कि जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीतरकनिका है और चिलिका है। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी। भारत में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सो एक कॉमनैलिटी ये है कि भाई थोड़ी बहुत जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये परमिट होती हैं। अलाउ वर्सेस रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि क्या क्या अलाउ होता है, तो लिमिटेड ग्रेजिंग यहाँ पर आपको अलाउ देखने के लिए मिलेगी, मतलब कि जो चारागाह हैं वो थोड़े बहुत यहाँ पर मिलेंगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन यहाँ पर मिलेगा, रिसर्च यहाँ पर आप कर सकते हैं। टूरिज्म ये रेगुलेशंस के साथ होंगे, यानी कि जो भी नियम कानून कायदे हैं उनमें रहकर आपको यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा या फिर टूरिज्म को आप सपोर्ट कर सकते हैं। जो हंटिंग है, जो पोचिंग है और साथ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, परमानेंट सेटलमेंट, जो रह रहे हैं वो ठीक है, बट यदि कोई बाहरी व्यक्ति आकर यहां पर बसना चाहता है तो ये न्यू परमानेंट सेटलमेंट यहां पर नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनके बारे में याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई प्रकार की जो कम्युनिटी हैं, कई प्रकार की जो जनजातीय समुदाय हैं ये निवास करते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये कि भाई इनको देखते हुए कई और बाहरी जनजातियां आई, कई और बाहरी लोग आए और इसके आसपास के एरिया में बसने लगे। देखा ये गया कि इसके कारण जो वाइल्ड लाइफ है ये बहुत ज्यादा थ्रेट की कंडीशन में आ रही है और ये डिस्टर्ब हो रही है, और इसीलिए क्लॉज जोड़ा गया कि भाई किसी भी प्रकार के जो न्यू परमानेंट सेटलमेंट है अब ये यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो ये याद रखिएगा कि यहां पर क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। आई रिपीट अगेन, यहां पर जो ग्रेजिंग है ये लिमिटेड होगी। फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन आप यहां पर कर सकते हो, दैट मींस यदि पेड़ों से गिरी हुई लकड़ियां हैं, ठीक है, आप उनको उठा सकते हैं, पत्तियों को आप एकत्र कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार की मृदा है उसको इकट्ठे करके आप अपने खेत में या फिर अपने जो पौधे हैं उनमें आप यूज कर लें, ये तमाम प्रकार की चीजें, इसको कहा जाता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन। रिसर्च यहाँ पर हो सकती है, टूरिज्म हो सकता है, हंटिंग नहीं हो सकती, पोचिंग नहीं हो सकती। कॉमन सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। हंटिंग क्यों नहीं होगी? बिकॉज प्रोटेक्टेड एरिया है।
प्रोटेक्ट ही किया जाना इसका उद्देश्य है। और यदि हंटिंग को ही यहां पर अलाउ कर दिया सो भाई किस बात का ये प्रोटेक्टेड एरिया। द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहां पर नहीं होंगी, परमानेंट सेटलमेंट न्यू यहां पर बिल्कुल भी नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ क्या क्या अलाउ है, क्या क्या नहीं अलाउ है, यहां पर मैंने फिर से लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा। भाई जो टूरिज्म है, जो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वन इज यदि हम नेशनल पार्क की बात करते हैं सो एक सेकेंड रुकना। यदि मान लीजिए किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करना है, यानी कि यदि मान लीजिए उसको राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर करना है, तो इसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, इसकी क्या डेफिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए यदि हम देखें तो याद रखना कि जिस प्रकार से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़ी बहुत जो ह्यूमन एक्टिविटीज थी इनकी परमिशन थी, यहां पर आपको किसी प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये परमिट नहीं मिलेंगी। दैट मीन्स ये कंप्लीटली बैन देखने के लिए मिलेंगी। यहां पर कंप्लीटली इन पर रिस्ट्रिक्शंस रहता है, प्रोहिबिशन रहता है, जो भी बोलना है आप बोलिए। हाँ, इसी के साथ जो ग्रेजिंग है यानी कि चराई पर है ना, जो लकड़ी कटिंग है उस पर, और साथ में जो प्राइवेट लैंड ओनरशिप है उस पर भी आपको प्रोहिबिशन देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ साथ जो अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं ये भी आपको रिस्ट्रिक्टेड देखने के लिए मिलेंगी। कुछ की एग्जाम्पल्स किसके, नेशनल पार्क से, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, साथ में काजीरंगा, सुंदरवन, कान्हा। ये चार ही बस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मैंने एग्जाम्पल के लिए पुट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ 106 2024 की रिपोर्ट के अनुसार आपको 106 जो नेशनल पार्क हैं ये ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ यदि इसके आगे हम बात करते हैं, सो अभी तक हमने क्या बात की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन बिटवीन जो नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इन दोनों की। साथ ही साथ इसके अलावा अब इन दोनों में जो कंपैरिजन यदि हम करें, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार की परमिट नहीं होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी बहुत आपको परमिट देखने के लिए मिलेंगी। यदि मैं अदर एक्टिविटीज की बात करूं तो यानी कुल मिला के इतनी बात है कि नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटी हो या फिर जो अदर टाइप की एक्टिविटी हो इनकी परमिशन नहीं होती है, ये प्रोहिबिट होती हैं। यहां पर आपको थोड़ी बहुत ये परमिशन देखने के लिए मिलेगी, बट हाँ उतनी ओपन नहीं मिलेगी। यदि हम इनकी बाउंड्रीज की बात करें, सो नेशनल पार्क बाउंड्रीज आर सेट बाय द लेजिस्लेशन, यानी कि जो हमारी संसद होती है या फिर यूं कहा जाए कि विधायिका होती है, इसके द्वारा इसकी सीमाएं तय की जाती हैं। एनी चेंजेस रिक्वायर्ड असेंबली अप्रूवल, यानी कि यदि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस करना है तो इसके लिए असेंबली का जो अप्रूवल है ये चाहिए होता है। विदाउट अप्रूवल इसमें किसी प्रकार के जो चेंजेस हैं ये पॉसिबल नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की यदि आप बात करोगे तो बाउंड्रीज आर सेट बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, यानी कि इसके लिए जो गवर्नमेंट है ये एक प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करती है। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में अलाउ सर्टेन एक्टिविटीज। गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद आते हैं, यदि कोई भी एरिया कंजर्वेशन जोन बनाया है, अब चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो और चाहे वो नेशनल पार्क हो, सो यहां पर हर एक एरिया की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें एक तो आता है क्या, जैसे एक होता है बफर कंसेप्ट, ठीक है, यानी कि, और इसमें आता है कम्युनिटी रिजर्व वाला जो सेक्शन है वो। यदि यहां पर आप देखोगे तो यहां पर याद रखना कंजर्वेशन रिजर्व इज एन एरिया लोकेटेड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ एन नेशनल पार्क सेंचुरी एंड एक्ट एज ए बफर जोन। इट वाज एडेड थ्रू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 अमेंडमेंट, यानी कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था इसमें 2002 में एक संशोधन हुआ जिसके द्वारा ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसका कंसेप्ट जोड़ा गया। ये वो एरिया होता है जो कि नेशनल पार्क और सेंचुरी के आउटसाइड में, यानी कि जहां पर नेशनल पार्क और सेंचुरी खत्म होते हैं उसके बाहर जो इस टाइप का थोड़ा बसाहट वाला एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा, इसको नाम दिया जाता है कंजर्वेशन रिजर्व। यानी कि ये आएगा तो कंजर्वेशन रिजर्व में, बट हाँ यहां पर थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलेंगी। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यदि यहां पर हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार यहां के हैं, यानी कि दैट मींस हिंदी बेल्ट के हैं, आपके आसपास यदि कोई भी नेशनल पार्क हो तो आप मेरी बात को आसानी से समझ पाएंगे कि ऐसा तो नहीं है कि ना कि सैकड़ों किलोमीटर तक नेशनल पार्क के वीरान क्षेत्र हो, नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता।
उसके आसपास एक कम्युनिटी आपको निवास करती हुई देखने के लिए मिलेगी, आदिवासी जो क्षेत्र हैं ये देखने के लिए मिलेंगी। दैट मीन्स कहने का अभिप्राय ये कि यहां पर आपको थोड़ी बहुत जो आउटसाइड बाउंड्रीज हैं ये देखने के लिए मिलती हैं। फीचर्स क्या होते हैं, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किए जाते हैं, ये प्राइवेट लैंड नहीं होता है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर बनाए हुए लैंड जो घर हैं ये होते हैं, या फिर घर या फिर जो भी चीज बना है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर बना हुआ माना जाएगा। ट्रेडिशनल एक्टिविटीज होती हैं लोकल कम्युनिटीज के द्वारा, में कंटिन्यू और कंटिन्यूसली हो सकती हैं। कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी इसका मैनेजमेंट करती है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैमल कंजर्वेशन है, मैमल कंजर्वेशन रिजर्व ये हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये पंजाब में है, और इंडस जो रिवर डॉल्फिन है उसको कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। रोला पड़ू जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। सो बफर कंसेप्ट इसका ये है कि भाई प्रोटेक्टेड एरिया में कंजर्वेशन रिजर्व, यहाँ पर हैबिटेशन, दिस सीक्वेंस इज आस्क्ड इन यूपीएससी, दैट मींस कि ये कंटिन्यूसली पूछा जाता है। बफर कंसेप्ट हो इससे इंटरलिंक है प्रोटेक्टेड एरिया, इससे लिंक है जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो, इससे लिंक है हैबिटेशन, और इसी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं ये यूपीएससी के प्रिलिमिनरी और साथ में जो अदर एग्जामिनेशंस हैं उसमें पूछे जाते हैं। इस पूरे के पूरे सिनेरियो को आप याद रखना, और इसमें जितने भी की कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उन सभी को आप याद रखने का कष्ट करिएगा। कम्युनिटी रिजर्व की यदि आप बात करोगे तो याद रखना, कम्युनिटी रिजर्व इज एन एरिया, क्या बोला मैंने, कम्युनिटी रिजर्व एक ऐसा एरिया है जहां पर प्राइवेट लैंड या फिर जो कम्युनिटी लैंड है इस पर स्थानीय समुदाय की सहमति से संरक्षण किया जाता है। यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व क्या था, यहां पर देखिए ये गवर्नमेंट लैंड था, यहां पर किसी प्रकार का कोई भी प्राइवेट लैंड नहीं था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी रिजर्व, ये एक प्रकार का प्राइवेट लैंड या फिर कम्युनिटी लैंड होता है। यहां पर याद रखिएगा कि लोकल कम्युनिटी के दायरे में ये होता है, और यहां पर कुछ जो कंजर्वेशन या फिर कुछ कंजर्वेशन जो मॉडल्स हैं ये चलाए जाते हैं। एक बात याद रखना कि यहां पर कल्चरल और साथ में जो नेचुरल हेरिटेज प्रिजर्व है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। लोकल कम्युनिटी इसका मैनेजमेंट करती हैं, प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। ट्रेडिशनल लिवलीहुड यहां पर दिखाई देता है, कम्युनिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट कमेटी इसको चलाती है, और बफर टू प्रोटेक्टेड एरियाज इसके बारे में याद रखना। आफ्टर ऑल बायोस्फीयर रिजर्व डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इसका उद्देश्य क्या है मेनली। यदि मैं आपके सामने बात करूं नेशनल पार्क और साथ में सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिलाकर यदि एक एरिया बनाया जाए तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई भी होगा, बहुत ज्यादा बड़ा भी होगा। सो एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र जिसके तहत नामित किए, जिसे बेसिकली किसी ना किसी लॉ के तहत नामित किया जाता है। यहां पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ साथ इसको बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाता है। इट इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया डेजिग्नेटेड अंडर, इट प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एज वेल एज, गेटिंग माय पॉइंट। सो इसको आप नाम देंगे बायोस्फीयर रिजर्व का। यदि इंडिया में हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखें कितने देखने के लिए मिलेंगे, सो याद रखना टोटल नंबर ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको इंडिया में दिखाई देते हैं। ये अलग अलग एरिया में मौजूद हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंस है ये अलग अलग है। यदि आप देखो तो अभी भारत में ऑल ओवर इंडिया में टोटल नंबर ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा नोटिफाई भी किया जाता है और इनको वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया जाता है। तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने नामित किया है। दैट मींस यूनेस्को ने नोटिफाई किया है और अपनी सूची में सूचीबद्ध किया है। ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व जिनको यूनेस्को नोटिफाई करता है, दैट मींस कि उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी थ्रेट का खतरा है, और यदि यूनेस्को ने उसको शामिल किया तो यहां पर जो प्रोटेक्शन है ये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। डेवलपमेंट की हम बात करें, कंजर्वेशन की बात करें, तो सबसे पहले कंजर्वेशन के बारे में याद रखो, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, स्पीसीज, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इन सभी के बारे में बातचीत। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एंश्योरिंग द लिवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटीज यहां पर आता है। रिसर्च की बात करेंगे तो मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड जो साइंटिफिक स्टडी है इसकी बात होती है। कुल मिलाकर यदि यूनेस्को के नेटवर्क में हम देखें तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल किया गया है। नाउ
बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से जोन होते हैं? तो सबसे पहले एक आता है बफर जोन। यहां पर याद रखिएगा बफर जोन कौन सा है, ये मिड वाला पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद वाला जो एरिया है ये सबसे अंदर वाला, इसको कोर जोन नाम दिया जाता है। कोर जोन में किसी भी प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है और अदर टाइप की जो एक्टिविटीज हैं, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। यहां पर बस ये एरिया रिसर्च के लिए ओपन होता है। कहने का मतलब ये, यदि इस एरिया में आप घूमते हुए चले गए तो आपके साथ जो होगा इसके लिए प्रशासन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। बफर जोन की बात करेंगे तो लिमिटेड रिसर्च एंड साथ में एजुकेशन पर्पज से ये इसको ओपन किया जाता है। इको टूरिज्म यहां पर अलाउ होता है। साथ में यदि हम देखें ट्रांजिशन जोन की यदि बात करोगे तो यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट देखने के लिए मिलेगा। एग्रीकल्चर आप यहां पर कर सकते हो, सस्टेनेबल जो रिसोर्सेस हैं इनका आप यूज कर सकते हो। लोकल कम्युनिटीज यहां पर आपको रहती हुई, निवास करती हुई देखने के लिए मिलेंगी। दैट मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व वर्सेस नेशनल पार्क वर्सेस सेंचुरी क्या है। यहां पर यदि आप देखोगे तो सबसे पहले तो फीचर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि ये बेसिस हैं जिनके आधार पर इनका कंपैरिजन किया गया है। और जैसे एक दो मैं बता देता हूं, बाकी आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप आराम से बिल्कुल इसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि ना कई बार आपने देखा होगा यूपीएससी और साथ में अदर स्टेट पीसीएस जो एग्जामिनेशंस होते हैं इनमें स्टेटमेंट्स आते हैं, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं कई बार कंफ्यूज करने वाले होते हैं, बिकॉज कि ना हमने कभी भी कंपैरेटिवली नहीं पढ़ा होता, यानी कि दो चीजों को आपस में कनेक्ट करते हुए, आपस में कंपेयर करते हुए ऐसे नहीं पढ़ा होता। और जब हम चीजों को कनेक्ट करते हुए नहीं पढ़ते ना, तो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है ये हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो चीजों को इंटरकनेक्ट करके ही पूछा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर याद रखना कि यदि हम लीगल बेसिस की बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं, एरिया, जोन और पर्पसेस की यदि हम बात करें तो मैंने क्या इनमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं ये यहां पर बताए गए हैं। आफ्टर ऑल इंडिया के जो मेजर बायोस्फीयर रिजर्व हैं इनके बारे में यहां पर डिस्कशन किया गया है। और यदि इंडिया के मेजर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम डिस्कस करें तो इनमें मेनली अब सुनिएगा किनको शामिल किया जाता है। एक तो है भाई कि इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1986 में शामिल किया गया था। व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट? बिकॉज कि इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल किया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरल में ये पूरा पूरा एक्सटेंडेड है। और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में इसको शामिल किया गया है। यहाँ पर वो जानवर जिनको प्रोटेक्ट किया गया है ये टाइगर, एलिफेंट और नीलगिरी ताहर है। सुंदरबन की यदि आप बात करोगे 1989 में इसको शामिल किया गया, वेस्ट बंगाल में आता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट? दैट मीन्स सलाइन वाटर वेजिटेशन इनको कहा जाता है। सुनामी के डिजास्टर मैनेजमेंट में इनकी बहुत अधिक भूमिका होती है। रॉयल बंगाल टाइगर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, ये भी यूनेस्को में शामिल है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो ये 1988 में शामिल किया गया था। 1988 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। उत्तराखंड में आता है, हाई एल्टीट्यूड पर ये स्थित है, इसलिए आपको यहाँ पर एक प्रकार से हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद जो इकोसिस्टम है ये देखने के लिए मिलेगा। स्नो लेपर्ड यहाँ की एक यूनिक स्पीसी है और ऑर्सोवाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। गल्फ ऑफ मन्नार, इसके बारे में याद रखना, इंडिया का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल किया जाता है। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में ये स्थित है। डुगोंग, जिसको हम समुद्री गाय कहते हैं, सी टर्टर और साथ में कोरल रीफ, ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले यहाँ पर मरीन क्रिएचर्स हैं, इनको इसमें शामिल किया जाता है। यही टेबल यहाँ पर लिखी हुई है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ में टाइगर लो, यदि स्क्रीनशॉट लेना हो, आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं करते हैं तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं ताकि भाई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे आते हैं, टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। अब यहां पर मैं जो टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, XYZ रिजर्व है उनके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले याद रखना कि एक्चुअली में ये जो टाइगर है ये एक कीस्टोन स्पीसी में आता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 लाया गया। ठीक है, इसको स्टार्ट कहां से किया गया? इनिशिएटिव ऑफ इंदिरा गांधी मैम ने इसको स्टार्ट किया। इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ थे। आज की कंडीशन में यदि आप देखेंगे तो 54, टोटल नंबर ऑफ 54 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास टाइगर रिजर्व हैं।
द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये हमारे यहाँ का है। वर्ल्ड का यदि ऐसा कोई प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है तो हमारे यहाँ का प्रोजेक्ट टाइगर 1973। टाइगर पॉपुलेशन इसके अकॉर्डिंगली 1973 में जो 1827 थी, ये 2023 में बढ़कर लगभग 3682 हो गई है, ऑलमोस्ट डबल है। ये जो पूरा पूरा टाइगर प्रोजेक्ट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के द्वारा संचालित होता है। यहां पर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006 के अमेंडमेंट के पश्चात यहां पर बनाया गया था ये अथॉरिटी, और यही पूरे पूरे टाइगर प्रोजेक्ट को चलाती है। इसका काम होता है ऐसे क्षेत्र जहां पर टाइगर रिजर्व चल रहा है उनका मैनेजमेंट करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, और ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट जो रिपोर्ट ये जारी करता है ये एवरी 4 ईयर में जारी होती है। दैट इज वाई मैंने यहां पर 2023 का डेटा लिया है। यदि किसी के मन में ये डाउट आ रहा हो कि सर 2026 के डेटा के अकॉर्डिंगली या 2025 के डेटा के अकॉर्डिंगली टाइगर्स की पॉपुलेशन कितनी है, तो याद रखो 4 साल में रिपोर्ट आती है। 4 साल में हम हर साल में ये देखते हैं कि भाई टाइगर की पॉपुलेशन कितनी कम हुई या कितनी ज्यादा हुई। जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, और लेटेस्ट जो है ये नागार्जुन सागर श्री सैलम में यानी कि आंध्र प्रदेश में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। लेटेस्ट और सबसे जो फर्स्ट है ये भी बता दिया यार। मेरे हिसाब से ना जो लेटेस्ट नहीं लेटेस्ट को एक बार देख लेना। लार्जेस्ट तो आपको नागार्जुन सागर मिलेगा, लेटेस्ट में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, इसको एक बार देख लीजिएगा। कहां कहां पर मेनली आपको टाइगर रिजर्व याद रखना है, यहां पर दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। आफ्टर ऑल फिर आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1992 में ये स्टार्ट हुआ था। एलिफेंट इज ऑल्सो अ की स्टोन स्पीसी, दैट मीन्स ये सर्वोच्च उपभोक्ता में काउंट होता है, बट ये मांसाहारी नहीं होता। 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। क्या बोला मैंने? 1992 में स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। एलिफेंट हैबिटेट और साथ में जो माइग्रेशन कॉरिडोर है इसके द्वारा डेवलप किया गया और इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। 33 एलिफेंट रिजर्व आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, 14 स्टेट में ये फैले हुए हैं, मोस्ट ऑफ दी लोकेटेड ऑन साउथ इंडिया। ये याद रखना कि असल में सबसे ज्यादा जो रिजर्व हैं ये अकेले आसाम राज्य में आपको देखने के लिए मिलेंगे। 5 एलिफेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल हेरिटेज एनिमल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग देखा तो हो गई कि भाई एलिफेंट को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ लोग देखते हैं। यदि मेजर एलिफेंट रिजर्व की बात करेंगे तो इसमें एक मयूर फन बन जाता है, उड़ीसा का, झारखंड का, यहाँ पर सिंहभूम आएगा, नीलगिरी है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में ये फैला हुआ है, और फिर आता है ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, ये ईस्टर्न घाट में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये लार्जेस्ट कॉरिडोर है। ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही इसको बसाने का प्रावधान है। जो वो एरिया जो कि एक्चुअली में प्रोटेक्टेड एरियाज में काउंट किए जाते हैं इंडिया के, उसके बारे में यहां पर बात की गई है। और यहां पर याद रखना इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है उसके बारे में यहां पर बात की गई है। ठीक है, सो ये था आज का लेक्चर। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो याद रखें भाई कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, दैट मीन्स इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। यदि आपको पसंद आता है ये लेक्चर तो आप अपना जो रिस्पेक्टेड लाइक है और जो कमेंट है ये हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि भाई ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं और वाकई में यदि यूजफुल हो रहे हैं तो एटलीस्ट 1-2 लोगों को आप इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो पाए, इस पर इंगेजमेंट बढ़े, ताकि मैं ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये आपके लिए लेकर आ सकूं। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। यहां पर हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को स्टार्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।